देखो, तो अपना आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीओसी, जिसमें हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, कुछ कॉमन ग्रुप्स के डेफिनेशन, कैसे कैसे कॉमन ग्रुप्स लिखते हैं, बेसिकली आगे के जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टूल्स हैं, एप्लीकेशन हैं, वो तभी काम आ पाएंगे, तभी समझ में आएंगे जब अपने को बीओसी चैप्टर आता हो। तो बीओसी में बेसिकली सीखना क्या है, तो शुरुआत करें सबसे बेसिक डेफिनेशन से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में सीखेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, सबसे पहले अपना ये क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो जैसा कि हमने सीखा है कि मेनली जो कंपाउंड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन के बने होते हैं अलॉन्ग विद सम अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। हालांकि ये दिमाग में जरूर रखना है कि ऐसा नहीं है कि कार्बन आ गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ही होगा। जैसे CO2, बाइकार्बोनेट आयन HCO3-, कार्बोनेट आयन CO3-, इन सब को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते हैं। इनमें कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को आपको नहीं मिलता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कंपाउंड्स होते हैं अलॉन्ग विद सम अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन। फिर बात आई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर कैसे हुआ, ये तो हिस्ट्री हो गया। इसके बाद आया ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर कैसे हुआ, बोले तो हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिस्ट्री पे जाऊं तो आपको समझाया था कि इसमें सबसे पहला थियरी आया था वाइटल फोर्स थियरी। कौन सा थियरी आया था? वाइटल फोर्स थियरी, जो बर्जीलियस साहब ने दिया था, जिसको हम बर्जीलियस कंसेप्ट बोलते हैं। तो बर्जीलियस थियरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो कुछ मिस्टीरियस तरीके से फॉर्म होते हैं, उसमें कुछ वाइटल फोर्सेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस कंसेप्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं वो इसलिए सिंथेसाइज होते हैं, उसमें कुछ वाइटल फोर्स होता है। लेकिन इस थियरी को डिस्कार्ड कर दिया गया आफ्टर डिस्कवरी ऑफ यूरिया। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ यूरिया तो NH4CNO अमोनियम साइनेट को जब हीट किया एफ फुलर साहब ने, तो यूरिया का प्रिपरेशन किया गया लैब में। इसको डिस्कवर किया था एफ वोलर ने। तो हिस्ट्री में बोला गया कि वाइटल फोर्स थियरी है, हम कर ही नहीं सकते, उसमें वाइटल फोर्सेस होते हैं। लेकिन सबसे पहले यूरिया का डिस्कवरी हुआ फ्रॉम अमोनियम साइनेट, और किसने किया था? एफ वोलर ने। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स मैंने बताए थे कि उसके बाद कोल्बे साहब ने किसकी डिस्कवरी कर दी? एसिटिक एसिड का। और फिर बेर्तलॉट साहब ने किसकी डिस्कवरी कर दी? मीथेन का। तो ये सब कुछ डिस्कवरीज हुए जो हमें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, और ये एनसीईआरटी में गिवन है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाता रहे। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री के बाद कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसके बाद हमने सीखा था हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया ब्यूटेन, आपने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला ब्यूटेन या पेंटेन, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके थे, जिसमें सबसे पहला तरीका था कि हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। लाइक आपने सीधा लिख दिया C4H10, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। आप लिख सकते हो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लाइक आपने कार्बन बनाए और ये सारे यहाँ पे हाइड्रोजन मेंशन कर दिए, सारे हाइड्रोजन मेंशन कर दिए, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब जो आपने हाइड्रोजन मेंशन करा, इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम थर्ड में लिख सकते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। क्या लिख सकते हैं? कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है कि जो भी आपके CH बॉन्ड देख रहे हैं एक्सपेंड हुआ, उसको हम सीधा 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 कॉम्प्रेस कर सकते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हो सिंपली CH3 CH2 CH2 CH3। इसको हम नाम देते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड फार्मूला। अब यहाँ CH2 की यूनिट 2 बार रिपीट हुई है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सुपर कंडेंस फार्मूला। क्या लिख सकते हैं? सुपर कंडेंस फार्मूला, जिसमें बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है और जो भी रिपीटेटिव यूनिट्स हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। देखो क्या आ जाएगा? CH3 फिर CH2 होल ट्वाइस 2 बार और फिर आ गया CH3। इसके बाद आता है फिफ्थ अपना बॉन्ड लाइन फार्मूला, जो कि हम काफी यूज करेंगे। बॉन्ड लाइन फार्मूला कि सीधा सीधा 4 कार्बन है तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर बॉल एंड स्टिक मॉडल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और हर एक कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। और जब टेट्रावैलेंट होगा और कुछ दिया नहीं गया होगा तो बची हुई वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो इवेंचुअली 3 हाइड्रोजन ही होंगे। तो ये हो गया रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को।
रिप्रेजेंटेशन जब हमने कर लिया, इसके बाद कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी हमें पूछे आ सकते हैं कि मान लो अपने पास कोई भी, मान लो ये है अपना स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर दिया है, बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो दिस इज क्वाइट सिंपल कि अपने को दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6, C6 हो गया। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 2 हाइड्रोजन होंगे, 5 हो गया। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे 1 बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन होगा तो 9 हो गया, अगेन यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, टोटल कितने हुए 14। तो ये हो गया C6H14। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से आप क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो, या हो सकता है कंडेंस फॉर्मूला दिए गए, देखो ध्यान से, CH3 होल ट्वाइस CH CO CH CH2 ऐसा कुछ दिया गया है। ये आपको बहुत परेशान करता है, अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको बहुत परेशान करेगा। जब भी CH3 लिखा है ट्वाइस थ्राइस, ऑब्वियस सी बात है वो कॉर्नर पे ही हो सकता है, वो बीच में नहीं हो सकता। तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो हम इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो बचे हुए इवेंचुअली दोनों क्या हो जाएंगे, मिथाइल ग्रुप्स को कुछ हम इस तरीके से रख देंगे। देन मूविंग इन द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे CO है, जब भी आपको CO ऐसे लगातार दिखेगा कि C के जस्ट बाजू में O लिखा है, वो ईथर ग्रुप नहीं होगा, मतलब CO से सिंगल बॉन्ड नहीं लगाना है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिखना है। क्या लिखना है, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद से हम कहाँ चले गए, CH एंड देन CH2। ध्यान रहे, अगर अपने को सुपर कंडेंस फॉर्मूला दिया गया है, हम उससे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हमें एडिशनल बाहर से हाइड्रोजन ऐड नहीं करना है, हम वो नहीं कर सकते, दिए गए हाइड्रोजन से ही एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अगर दिए गए हाइड्रोजन ने इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं करी, दैट मींस कार्बन में फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे देखो हमने आसानी से बनाया कि C पे H लगा है, 2 मिथाइल लगा है, CO मैंने बताया हमेशा C डबल बॉन्ड O को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपका सिंगल बॉन्ड होगा तो डेफिनेटली कुछ ऐसा CH2O टाइप रहेगा। तो हमने CO लिख दिया, देन हमने लिखा CH एंड CH2। आप देख सकते हो इस कार्बन ने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए हैं, इस कार्बन ने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो हमें यहाँ पे एडिशनली क्या पुट कर देना है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से देखने से नहीं लगेगा डबल बॉन्ड है या नहीं है, आपको वैलेंसी के अकॉर्डिंग पुट करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं और कैसे सुपर कंडेंस फॉर्मूला से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये आपके बहुत काम आएगा। एक और क्वेश्चन ऐसे मान लो कर लें कि CH3 होल थ्राइस है, C CH Cl देन CH2 देन C CH, ऐसा है कुछ। तो इसमें यहाँ देखोगे तो इस कार्बन पे तीनों मिथाइल लगे हुए हैं, गलती से मिथाइल मिथाइल को बीच में मत प्लेस कर देना, हो ही नहीं सकता, कार्बन के 5 बॉन्ड तो बनते नहीं है। फिर क्या आ जाएगा, अगेन इस पे आ गए CH और इससे क्या जुड़ा हुआ है, Cl, देन यहाँ आ गए CH2 तो H आ गया, फिर यहाँ C है और यहाँ CH है। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 4 बॉन्ड बनाता है, सिर्फ 2 ही बनाया है, इसने भी सिर्फ 2 ही बनाया है, दैट मीन्स इट विल कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बना लिया। तो जब भी सुपर कंडेंस फॉर्मूला दिया होगा तो हमें क्या यूज नहीं करना है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यूज नहीं करना है। तो ये बेसिक्स कंप्लीट हो गया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन, ये सब पढ़ने के बाद हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन कैसे करोगे, कितने टाइप्स के होते हैं, उससे भी छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली अपने पास 2 लोग होते हैं, या तो ये सैचुरेटेड चेन होगा या तो फिर ये अनसैचुरेटेड चेन होता है। ध्यान से सुनना, इसको बेसिक्स बोला गया है तो कोई ना कोई वजह होगा, और इसके क्वेश्चंस यूजुअली डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आया कि IUPAC क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं 2-3, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के देख चुके हो, उसमें सीधा सीधा ये आता है कि 2 क्लोरोब्यूटेन को जब इसके साथ हमने हीट किया तो ये बना, तो फर्दर फॉर्म द प्रोडक्ट इज हीटेड विद अल्कोहलिक क्योर तो B बना। बताओ A और B कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपको या मान लो 1 फिनाइल प्रोपीन है, 2 फिनाइल प्रोपीन को इसके साथ के HBr के साथ रिएक्शन कराया गया, तो अपने को पता होना चाहिए कि IUPAC ने हम लिख कैसे रहे हैं, इसका कैसे एक्सप्लेनेशन देना है, इसलिए हम इसको बेसिक्स बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ABCD है। इसमें हमें कॉन्फिडेंस भी रहता है, इसमें हमें कहीं कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी रहता है। वो हमें ध्यान देना है कि छोटी से छोटी चीज, जैसे स्ट्रक्चर ही ले लो, कभी कभी सुपर कंडेंस फॉर्मूला ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखता है कि हम ड्रॉ करते हैं गलत हो जाता है, वो अपने से नहीं होना चाहिए। तो हर एक क्वेश्चन जो सुपर कंडेंस फॉर्मूला का है, कैसे हमने सीखा, वो हमें आना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली 2 टाइप के होते हैं।
पहला होता है ओपन चेन, जिसको आप ए साइक्लिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो बेटा? ए साइक्लिक, इसमें कोई रिंग नहीं है। और दूसरा होता है क्लोज चेन, या इसको आप साइक्लिक बोल सकते हो या रिंग कंपाउंड बोल सकते हो। क्लोज चेन या साइक्लिक बोल सकते हो। ओपन चेन में मेनली दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। थोड़ा बहुत हमें आइडिया तो है ही कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, अभी मैं सिखा भी दूंगा। फिर ये जो क्लोज चेन है, क्लोज चेन, ये फर्दर दो टाइप का होता है। इसको हम बोलते हैं एली साइक्लिक। अब देखो यहीं से कंफ्यूजन होगा। ओपन चेन इज ए साइक्लिक एंड क्लोज चेन इज एली साइक्लिक, और इट विल बी एन एरोमेटिक कंपाउंड, एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये एली साइक्लिक हो गया या फिर एरोमेटिक हो गया। अब अगर आगे बात करें सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आपने नाम सुना है हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है सीसी के बीच में। सीसी के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड। ऐसे ओपन चेन कंपाउंड को हम क्या नाम दे सकते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। अगर इनके जनरल फॉर्मूला की बात करें, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इनके जनरल नेम की बात करें, इनका जनरल नेम होता है अल्केन्स। क्या होता है? अल्केन्स। एक और होता है कॉमन नेम। अगर मैं इनके कॉमन नेम की बात करूं तो इनका कॉमन नेम हमने सीखा था पैराफिन्स। क्या सीखा था? पैराफिन्स। ये पैराफिन्स कहे जाते हैं और इनको हम अल्केन्स बोलते हैं। अगर n=1 रखोगे तो CH4 बन जाएगा, n=2 रखोगे C2H6 बन जाएगा, C3H8 बन जाएगा। इस तरीके से अल्केन फैमिली प्रिपेयर होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से। अनसैचुरेटेड में या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम इनको अल्कीन्स बोलते हैं, इनका जनरल नेम अल्कीन हो जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अल्काइंस बोलते हैं, इनका जनरल नेम अल्काइन हो जाता है। अगर मैं बात करूं जनरल फॉर्मूला का, तो जनरल फॉर्मूला इनका हो जाता है अल्कीन का CnH2n, और अल्काइन का हो जाता है CnH2n-2। ये हम 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर हम बात करें कॉमन नेम का, तो बेटा अल्कीन्स का कॉमन नेम होता है ओलेफिन्स। क्या नाम सिखाया था? ओलेफिन्स। और इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन्स। इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन्स। और बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल्स का, तो C=N, C=1 दोनों में ही नहीं हो सकता। मिनिमम डबल ट्रिपल के लिए कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन चाहिए। तो यहाँ पे C2H4 हो जाता है, यहाँ C2H2 हो जाता है। C3H6 ले लो, C3H4 ले लो। इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल्स बनेंगे। दिस इज कॉल्ड अल्कीन, मतलब इथीन। दिस इज कॉल्ड प्रोपीन। व्हाट इज दिस? इथाइन। व्हाट इज दिस? प्रोपाइन। यहाँ पे एक मैं आपको अपडेट कर दूं, बार बार हम भूल जाते हैं कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो आपके सामने दिख रहा है, इसको बेटा हम इथीन भी बोलते हैं या इथिलीन भी बोलते हैं, इथाइलिन भी बोलते हैं। तो ये पता होना चाहिए, इसको हम इथाइलिन भी बोलते हैं। अब यहीं से अगर आप कोई ग्रुप जोड़ दो, डबल बॉन्ड हटा दो, आप यहां से डबल बॉन्ड हटा दो और कोई ग्रुप जोड़ दो, लाइक ClCl जोड़ दो, तो इसका नाम इथाइलिन डाइक्लोराइड हो जाएगा। अगर OH जोड़ दो, इसका नाम क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल हो जाएगा। तो अगर इथाइलिन के आगे कोई शब्द लिखा है, दैट मीन्स वो सिंगल बॉन्ड हो गया, और सिर्फ इथाइलिन लिखा है तो क्या बन जाएगा? C2H4 बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है इथीन के बारे में। तो ये इसका कॉमन नेम, जनरल नेम हो गया। तो ओपन चेन में दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसका कॉमन नेम, जनरल नेम, जनरल फॉर्मूला हमने सीख लिया। क्लोज चेन में हमने सीखा था एलिसाइक्लिक, और फिर क्या सीखा था? एरोमेटिक। इसमें हमें ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं एलिसाइक्लिक के बारे में, किसके बारे में बात करें? एलिसाइक्लिक के बारे में। है तो ये रिंग चेन, फिर भी ये एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक अलग अलग क्यों है? तो देखो बेटा, एलिसाइक्लिक ऐसे रिंग होते हैं जो एरोमेटिक नहीं होते हैं। ऑब्वियसली एरोमेटिक है तो एरोमेटिक ये क्यों होगा? एलिसाइक्लिक ऐसे लोग हैं जो एरोमेटिक नहीं होते हैं, और इनका जो रिंग है ये दो लोगों से मिलकर बना हो सकता है। अगर सिर्फ इसके रिंग में सेम एटम कार्बन कार्बन से बना है तो हम इसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं, और अगर कार्बन एटम के अलावा भी किससे बना है तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। सरप्राइजिंगली इसमें भी यही दो कैटेगराइजेशन है, एरोमेटिक कैन बी होमोसाइक्लिक एज वेल एज हेट्रोसाइक्लिक। तो फिर अंतर क्या है? तो अभी के लिए जीओसी जो हमने रिवाइज किया था, उसके पहले अगर जीओसी हम पढ़ेंगे भी, उसके पहले मैं बता दूं कि एरोमेटिक शब्द का मतलब अभी के लिए क्या समझते हैं। तो एरोमेटिक का मतलब सिंपल ऐसा रिंग जिसमें हर जगह अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड होने चाहिए। इन शॉर्ट हर जगह रेजोनेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर जगह रेजोनेंस। अब आगे हकल्स रूल बाकी लगता है तो अलग कहानी है, अभी के लिए हर जगह रेजोनेंस होना ही चाहिए।
जैसे होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? होमोसाइक्लिक मतलब ऐसा एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन एटम होंगे। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सपोज साइक्लोपेंटेन, बताओ ये होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक सिर्फ कार्बन से बना है। अगर मैं बनाऊं साइक्लोपेंटेनॉल तो होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक। गलती से हेटेरो ना दिखे, रिंग में देखना है कि रिंग में सेम कार्बन है कि नहीं। कभी कभी गलती से इसको हेटेरोसाइक्लिक बोल देते हैं। ये है कैसा? होमोसाइक्लिक। रिंग में सिर्फ सेम एटम होने चाहिए। यहाँ एग्जांपल देखो हेटेरोसाइक्लिक में, तो मान लो हमने ये बना दिया ऑक्सीटेन, व्हाट इज दिस? ऑक्सीटेन। या हमने ये बना दिया, व्हाट इज दिस? THF, द इंपॉर्टेंट कंपाउंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो ये सब देख सकते हो कार्बन के अलावा भी एक एटम है। या फिर हमने पिपेरिडीन बना दिया, क्या बना दिया? पिपेरिडीन। पिपेरिडीन में यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, बाकी हाइड्रोजन लगाना आपका काम है, आप लगा सकते हैं। तो देखो अगर हो एलिसाइक्लिक रिंग में कोई भी रिंग उठाओ तो उसमें कहीं पे भी आपको ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड नहीं दिखेंगे। गलती से ये मत बोल देना कि सर ये एलिसाइक्लिक नहीं है, ये भी एलिसाइक्लिक ही है। डबल बॉन्ड आया लेकिन हर जगह ऑल्टरनेट पे नहीं आया तो ये एरोमेटिक का हिस्सा नहीं है। तो होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक ये दो टाइप हो गए एलिसाइक्लिक के। अगर मैं एरोमेटिक में आऊं तो यहाँ पे भी होमोसाइक्लिक है और हेटेरोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक का मतलब ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन कार्बन से बना है। जैसे देखो बेंजीन, बेंजीन इसके ऊपर लग गया फिनॉल, अगर नेक्स्ट लगा दूंगा तो बन जाएगा एनिलीन। दो बेंजीन रिंग एक साथ फ्यूज्ड हैं तो इसका नाम क्या समझाया था? नेप्थलीन। क्या होगा? नेप्थलीन। अगर मैं बात करूं यहां पे कुछ इस तरीके से, सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड ट्रोपोन। क्या है ये? ट्रोपोन। बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन, नेप्थलीन, ट्रोपोन, इन सब का रिंग किससे बना है? बेंजीन से ही बना है, कार्बन से ही बना है, तो होमोसाइक्लिक होंगे। इन चारों लोगों में कार्बन कार्बन तो बना ही है लेकिन सिर्फ इसमें बेंजीन रिंग एज ए पेरेंट रिंग है ही। ये दोनों ही होमोसाइक्लिक कहलाएंगे। इसमें भी कार्बन कार्बन ही है, इसमें भी कार्बन कार्बन है। ये जो कार्बन कार्बन आपके सामने दिख रहे हैं इसमें बेंजीन रिंग मस्ट है। ऐसे लोगों को हम क्या नाम देते हैं? बेंजेनॉइड। क्या नाम देते हैं बोलो? बेंजेनॉइड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और अगर कार्बन कार्बन है, होमोसाइक्लिक है, लेकिन बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है तो इनको क्या बोलेंगे? नॉन बेंजेनॉइड। क्या बोलेंगे? नॉन बेंजेनॉइड। देखो होमोसाइक्लिक के दो हिस्से हो गए, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। क्या होमोसाइक्लिक दिमाग में क्लियर है? सिर्फ कार्बन कार्बन से रिंग बना होगा तो क्या बोलोगे? होमोसाइक्लिक। कार्बन के अलावा होगा तो क्या बोलोगे? हेटेरोसाइक्लिक। अब कार्बन के साथ रिंग बनने के साथ साथ अगर पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस दिख रहा है, पूरे कंपाउंड में पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड दिख रहा है ऑल्टरनेट पे, तो एरोमेटिक हो जाएगा। हालांकि ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, आगे सीखेंगे भी। फिलहाल के लिए अगर वो कार्बन के अलावा भी कुछ है तो क्या बन गया? हेटेरोसाइक्लिक। यहाँ एरोमेटिक में हमने क्या देखा कि अगर एरोमेटिक में कार्बन कार्बन से बना है और बेंजीन रिंग ही है तो उसको क्या बोलेंगे? बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। और अगर बेंजीन के अलावा आ गया, यहाँ 7 मेंबर्ड रिंग बन गया, उसको क्या बोलेंगे? नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। एंड सेम गोज फॉर हेटेरोसाइक्लिक एज वेल। जैसे मान लो हमने बनाया दिस, व्हाट इज दिस? पेरिडीन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? पेरिडीन। या फिर हमने THF में अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड लगा दिया, ये भी एरोमेटिक होता है, तो इसका THF नहीं सिर्फ क्या नाम हो जाता है? फ्यूरेन। क्या हो जाता है? फ्यूरेन। अगर हमने यहाँ सल्फर लगा दिया तो इसका नाम हो जाता है थायोफीन। क्या बोलते हैं? थायोफीन। तो ये देखो एरोमेटिक भी हैं और हेटेरोसाइक्लिक भी। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हो गया ओपन चेन, क्लोज चेन। दिमाग में सेट करो इसको। क्लोज चेन के दो टाइप, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में भी दो हैं, होमो हेट्रो, इसमें भी दो हैं, होमो हेट्रो। क्लियर? अब यहां से ये पूरी कैटेगरी जो एरोमेटिक नहीं है, इन सब को आप क्या नाम दे सकते हो? एलिफैटिक कंपाउंड। क्या नाम दे सकते हो? एलिफैटिक कंपाउंड। तो आपसे कोई पूछे कि एलिफैटिक कंपाउंड्स ओपन चेन होते हैं कि क्लोज चेन होते हैं? दोनों होते हैं। गलती सी ना लगे कि एक एरोमेटिक और एक एलिफैटिक में, एलिफैटिक हमेशा ही ओपन चेन होता है, ये दिमाग से निकाल दो। तो यहाँ पे आपको दिखा ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक के अलावा जो भी क्लासिफिकेशन आपने देखा है वो सभी के सभी क्या है बेटा? एलिफैटिक कहलाते हैं। इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन समाप्त होता है। तो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने सीखा ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन, फिर मैंने आपको सिखाया उसकी हिस्ट्री, फिर सीखा रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने क्या सीख लिया कि कैसे इनको क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं। इसमें से वो जो पैराफीन, ओलेफीन, ये सब नाम बताया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको एक्स्ट्रा एज देगा। ये यूजुअली लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब अपने को जो नेक्स्ट सीखना है वो सीखना है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली
ऐसे लोग हैं, ऐसे एटम्स या कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होते हैं। किसके साथ? ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को वहां रिजेंबल करते हैं। कैसी टाइप की प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी? बोथ। बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। ऐसे लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। क्या कैसे डिफाइन करोगे? दीज आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड and determines the physical and chemical property of the organic compound। जैसे आपने अल्कोहल, फिनॉल, बाकी जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हम बोलते हैं ना कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, वहीं पे अल्काइल हलाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट, ये जो प्रॉपर्टी है ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। रिएक्शन की बात करो तो उसको केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो दोनों ही प्रॉपर्टी को गवर्न करता है। तो फंक्शनल ग्रुप के हमने जो कुछ एग्जाम्पल सीखे हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? तो ऑब्वियसली हमने ये सीखा है RCOOH। यहाँ पे R सिर्फ H हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, या दोनों हो सकता है, या सिर्फ अल्काइल होगा। यहाँ पे जो R है, ये जो R ग्रुप है वो H भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। सेकेंड, एस्टर की बात करो तो एस्टर कैसा दिखता है? RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR। अब मजेदार बात यह है कि हमें लगता है कि आता है, अगर सारे फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ करने भेज दिए जाए तो एस्टर, एनहाइड्राइड, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर दोगे, इसलिए ध्यान से देख लेना यहाँ पे एस्टर क्या होता है। इधर एस्टर की बात करो, ये जो आर है ये एच भी हो सकता है और अल्काइल भी हो सकता है। ध्यान देना, पहला मेंबर कहाँ स्टार्ट होगा? एच से, लेकिन इधर का जो आर है वो हमेशा ही क्या होगा? अल्काइल होगा। कॉमन सेंस, अगर मैं यहाँ एच लगा दूंगा तो ये यही बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। थर्ड, जैसे मान लीजिए अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड कैसा दिखता है? RCHO, C डबल बॉन्ड O के एक तरफ H दिखेगा, एक तरफ R होगा। ये R H भी हो सकता है और अल्काइल भी हो सकता है। मतलब पहला मेंबर अगर ड्रॉ करना है तो H से ही स्टार्ट करेंगे। अगर मैं कीटोन ले लूं तो कीटोन कहाँ स्टार्ट होता है? R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR डैश। और ध्यान रहे कीटोन में दोनों ही सिर्फ अल्काइल हो सकते हैं, एक भी तरफ H नहीं आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल बनाऊं तो अल्कोहल ROH होता है, ये अल्कोहल है। और अल्कोहल में जो R है, अल्काइल ग्रुप है, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? अल्काइल चेन, मतलब कार्बन चेन होगा। अल्काइल का मतलब सिर्फ क्या होगा? कार्बन चेन होगा, हाइड्रोजन हो नहीं सकता वरना वाटर बन जाएगा। अगर तुम अमाइड ले लो, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अमाइड। व्हाट इज दिस अमाइड? RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, दिस इज कॉल्ड अमाइड। अगर C डबल बॉन्ड O के एक तरफ R जुड़ जाए, R यहाँ पे क्या हो सकता है? अगेन यहाँ RH भी हो सकता है और अल्काइल भी हो सकता है। इसका इंफॉर्मेशन होना बहुत आवश्यक है। ये अमाइड होता है। और अमाइड में भी आपको सिखाया था कि अमाइड बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड। अगर अपने सामने RC डबल बॉन्ड O NH2 जुड़ा है तो 1 डिग्री अमाइड कहलाता है। अगर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NHR जुड़ा है तो 2 डिग्री अमाइड कहलाता है। और अगर मैंने नाइट्रोजन से दोनों ही अल्काइल चेन जोड़ दिया, ये जो R डैश है ये अल्काइल चेन ही होगा, ये अल्काइल चेन ही होगा। और वहीं पे जो R है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। सेम गोज फॉर अमाइंस एज वेल। तो अगर अमाइंस बनाओगे, RNH2 बनाओगे, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन। अगर आपने R बॉन्ड NH बॉन्ड R बना दिया, दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री अमाइन। और अगर नाइट्रोजन से तीनों ही तरफ आपने कार्बन चेन जोड़ दिया तो ये 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। और यहाँ पे भी कोई सा भी R हो, R डैश हो या R डबल डैश हो, ये सारे के सारे कार्बन चेन ही होंगे, मतलब अल्काइल ही होगा, कोई भी इधर हाइड्रोजन नहीं हो सकता। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि बोथ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस एंड अमाइड्स आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये जो 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन अगर किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो आप उसको सेम फंक्शनल ग्रुप बोलोगे, डिफरेंट बोलोगे? डिफरेंट, क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होता है। सिमिलरली अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड्स प्रेजेंट हो तो भी आप उसको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करोगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करोगे। तीसरा समझाया था, अगर अल्कोहल एंड फिनॉल है, अल्कोहल एंड फिनॉल है, अल्कोहल मतलब जहां कार्बन चेन से सिंपल जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। और अगर बेंजीन से जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड फिनॉल, आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इन सबको हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे।
जैसे मान लीजिए बेटा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अपने पास एक ऐसा कंपाउंड है लाइक दिस, ये इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं और उसके नाम क्या है, इसके नाम क्या क्या है। मान लो यहां और लगा दिया लोग, ये तो ध्यान दो यहां पे एक तरफ से, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दिस, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH या CO2H। व्हाट इज दिस, अल्कोहल और फिनॉल। अल्कोहल सिर्फ कार्बन चेन से जुड़ा है, बेंजीन से जुड़ेगा तो फिनॉल बोलोगे। दिस इज कॉल्ड फिनॉल, 3 नंबर इज फिनॉल। व्हाट इज दिस, कैन यू गेस, COCH3। क्या है ये, कीटोन। मैंने अभी बोला कि CO अगर लिखा रहेगा, C के बाजू में जस्ट O लिखा रहेगा तो C डबल बॉन्ड O को रिजेंबल करता है। दिस इज 4 नंबर। व्हाट इज दिस, 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। व्हाट इज दिस, 1 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइड। व्हाट इज दिस, ईथर। एनिमल्स और कुछ बचा है इधर, है ना। व्हाट इज दिस, 3 डिग्री अमाइड, अमाइन। तो यहां पे टोटल 8 फंक्शनल ग्रुप हैं। अब गलती से ना बोलो सर OH OH सेम हो गया, N सेम हो गया, ये गलती से हो सकता है। या बहुत सारे लोग इसको ईथर बना के ये ड्रॉ करके आ जाते हैं, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है। तो देख लेना ये दोनों ईथर नहीं है। और हर एक फंक्शनल ग्रुप की अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे आप सबने सुना है कि एस्टर का कैसा स्मेल होता है, फ्रूटी स्मेल होता है। एस्टर कैसा स्मेल होता है, फ्रूटी स्मेल। अल्कोहल का पंजेंट स्मेल होता है। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप का अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। और ये थोड़े बहुत पॉइंट जो हमें रिकॉल कर लिया कि जो अलग अलग अमाइंस को भी हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, अमाइड्स को भी अलग अलग बोलेंगे, अल्कोहल फिनॉल को भी अलग अलग बोलेंगे। क्वेश्चन ये है कि हमें दिखेगा तब, यहां बनता हुआ बनाया गया है और हमें दिखा ही नहीं तो भी समस्या हो सकता है, इसलिए इसको खुद से हाथ से ड्रॉ करके देखेंगे, ज्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इस बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है होमोलॉग्स एंड होमोलॉगस सीरीज। और आई थिंक आपको आइडिया है उसका, होमोलॉग्स और होमोलॉगस सीरीज का। होमोलॉग्स ऐसे होते हैं, अगर मैं बात करूं होमोलॉग्स क्या होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उसमें एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, CH2 यूनिट का। द पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच बिलोंग्स टू सेम फैमिली एंड आर डिफर बाय 1 CH2 यूनिट। बोले तो कितने मोलर मास, 14 का मोलर मास अगर डिफर होगा उसको हम क्या नाम देंगे, होमोलॉग्स। होमोलॉग्स में अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो दोनों में ही सेम फंक्शनल ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप का होना बहुत जरूरी है, तो ही होमोलॉग्स बोलोगे। इन शॉर्ट, होमोलॉग्स सेम फैमिली से आते हैं, उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। उसमें कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। एंड देन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी बट केमिकल प्रॉपर्टी अलग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी मोस्टली किससे गवर्न होता है, फंक्शनल ग्रुप से। वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मोलर मास 14 से इंक्रीज होता जाएगा तो हम बोलेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो बोलो, होमोलॉगस सेम फैमिली, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे CH2 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 OH है, CH3 CH2 OH है। सो दिस इज इथेनॉल। सेकेंड वाला क्या है, इथेनॉल, जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH। और इसी में एक और CH3 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे आपस में, होमोलॉग्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, होमोलॉग्स। ये एग्जांपल है। अगर मैंने पूछा कि बताओ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर क्या बनाना चाहेंगे,
तो अगर मैं अल्डिहाइड लूंगा तो क्या बनता है RCHO। बताओ इसका फर्स्ट मेंबर ड्रॉ करने के लिए यहाँ R क्या लिखना पड़ेगा, H या CH3? H लिखना पड़ेगा। HCHO इज द फर्स्ट मेंबर। इसमें अगर एक और कार्बन CH2 जोड़ देते हो, क्या जोड़ते हो, CH2, जैसे यहाँ CH2 जोड़ दिया तो CH3CHO, दिस इज सेकेंड मेंबर, दिस इज सेकेंड मेंबर। अगर हमने कीटोन लिया, कीटोन, तो कीटोन का फर्स्ट मेंबर मिनिमम क्या होगा, CH3COCH3, एसीटोन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मेंबर, एसीटोन। और अगर सेकेंड मेंबर होगा तो इसमें एक और CH2 जोड़ना पड़ेगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान रहे, अगर आपने एस्टर लिया, व्हाट इज दिस एस्टर, RCOOR डैश, तो यहां R कभी भी H नहीं हो सकता, यहां मिनिमम एक कार्बन होगा। तो फर्स्ट मेंबर के लिए यहां से ड्रॉ करें तो क्या लिखूंगा, H C डबल बॉन्ड O CH3। और सेकेंड मेंबर के लिए किधर जोड़ना है, लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में, इधर बदलाव नहीं करना। अगर मेंबर ले रहे हो एस्टर में सिर्फ कार्बन चेन का यहां अंतर आएगा। तो H बोले तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये देखने में आसान लग सकता है लेकिन हम वहां कंफ्यूज जाएंगे अगर तुमसे पूछ दे कि फर्स्ट मेंबर ड्रॉ कर दो। अगर आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोजन आता है तो आप लगा नहीं सकते। मैंने बोला भी था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तमीज वाले लोगों का सब्जेक्ट है, जैसे ऐसे बहुत हाईली एनर्जेटिक वे में जाके पढ़ोगे तो भी नहीं आएगा, रटने की कोशिश करोगे तो भी नहीं रट पाओगे क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। इसलिए थोड़ा ध्यान देते हुए चलो कि जो चीज हम समझ सकते हैं उसको अच्छे से समझें। आगे चल के जो दो चार चीज रटनी है, नेम रिएक्शन वो रटना ही पड़ेगा, प्रिपरेशन याद ही करना पड़ेगा, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, बेसिक टर्म है, इसको हम समझ सकते हैं। तो ये हो गया होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। होमोलॉगस सीरीज के बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉमन ग्रुप्स। क्या है बेटे, कॉमन ग्रुप्स। कॉमन ग्रुप्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे आपको कई बार मिलता है बेंजाइल अल्कोहल ड्रॉ करिए, तो हमने वो कई दफा लिख चुके हैं। तो मैं बोलूंगा और आप मुझे गाइड करेंगे सम इंपॉर्टेंट कॉमन ग्रुप्स कैसे बनाए जाए। जैसे आपसे कोई पूछे कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो अल्काइल ग्रुप सिंपली कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। किसको, कार्बन चेन को, उसको आप अल्काइल ग्रुप बोल सकते हो, लाइक दिस इथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे इस चेन को हम क्या नाम देंगे, अल्काइल चेन। तो आपसे कोई पूछे कि अल्काइल चेन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो वो क्या बोलना है, sp3। क्या बोलना है, sp3। सेकेंड, अगर मैं बोलूं विनाइल ग्रुप क्या होता है, तो ये भी हमने सीखा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, इस यूनिट को हम क्या नाम बोलते हैं, विनाइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि चलो विनाइल अल्कोहल ड्रॉ करो, तो विनाइल अल्कोहल कैसा दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH। अब आपसे पूछ रहा है कि विनाइल अल्कोहल में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, तो क्या बोलोगे, sp2 है। क्या है, sp2। नेक्स्ट मैं पूछूं कि बताइए अलाइल ग्रुप क्या है, व्हाट इज अलाइल ग्रुप, तो क्या समझाया था, CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर C डबल बॉन्ड C के स्केलेटन के सामने एक कार्बन जोड़ा है sp3 और वहां से कुछ जोड़ते हो तो क्या नाम देंगे, अलाइल ग्रुप। क्या बोलोगे, अलाइल ग्रुप। तो इसको हम, जैसे मान लो हमने बनाया अलाइल अल्कोहल, तो हम यहाँ पे अलाइल अल्कोहल कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं जहां पे ये sp3 होता है। यहाँ पे एक नोट पार्ट बोल दूं कि इसको ही हम अक्राइल ग्रुप बोलते हैं, लेकिन अक्राइल में थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस चेंज आ जाता है। जैसे अक्राइल ग्रुप की बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ लिख दिया मैंने साइनाइड। तो ध्यान देना, ये बेसिकली ये जो ऐसे डॉन ग्रुप आते हैं, बोले तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसका कार्बन हमें काउंट करना पड़े, तो ये भी हमें अलाइल का ही हिस्सा मानना पड़ता है। किसका हिस्सा मानना पड़ता है, अलाइल का। मतलब इस पूरे जो अपना कंपाउंड, इसका नाम है अक्राइल नाइट्राइल। क्या नाम है, अक्राइल नाइट्राइल, या इसी को अक्राइलो नाइट्राइल बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO लगा दिया, देखो ये भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका कार्बन हमें काउंट करना है। इट रिजेंबल्स लाइक अलाइल, इसका हमें कार्बन काउंट करना है, लेकिन हम इसको, इस पूरे फंक्शन ग्रुप को अक्राइल ग्रुप बोलेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, अक्राइल अल्डिहाइड। क्या नाम होगा, बोलो, अक्राइल अल्डिहाइड। तो द फर्स्ट एग्जांपल इज अक्राइलोनाइट्राइल एंड सेकंड एग्जांपल इज अक्राइल अल्डिहाइड। तो ये देखो विनाइल की तरह ही रिजेंबल होता है, लेकिन ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसका कार्बन काउंट करते हैं तो उसको भी हमें लेके यहाँ पे आंसर देना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड अक्राइल ग्रुप। नेक्स्ट वन इज, मान लो मैंने बोला कि अभी बेंजाइल ग्रुप बताओ, बेंजाइल ग्रुप। तो बेंजाइल ग्रुप हम कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए।
तो बेंजीन के ऊपर क्या रखते हैं, CH2, और यहां से कुछ जोड़ेंगे तो क्या नाम देंगे, बेंजाइल ग्रुप। तो बेंजाइल ग्रुप में भी यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेंजाइल अल्कोहल बनाए तो बेंजाइल अल्कोहल कैसा दिखेगा, तो सिंपली अगर अपने को बेंजाइल अल्कोहल बनाना है तो बेंजीन, इसके ऊपर CH2, इसके ऊपर OH लगा देंगे तो बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता मैंने समझाया था कि अगर आपने यहां CH2 की जगह CH रखा और 2 वैलेंसी फ्री कर दिया, दिस इज कॉल्ड बेंजल ग्रुप। व्हाट इज दिस, बेंजल ग्रुप। और अगर आपने एक ही कार्बन लगाया और तीनों वैलेंसी फ्री कर दिया, दिस इज कॉल्ड बेंजो ग्रुप। लाइक अगर आपने दोनों ही वैलेंसी पे डबल बॉन्ड O लगा दिया, दिस इज कॉल्ड बेंजल डिहाइड। अगर आपने इन तीनों पे C डबल बॉन्ड और OH लगा दिया, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। व्हाट इज दिस, बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे अगर कार्बन ये जो ऊपर लगा है बेंजीन के, उसकी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 2 हाइड्रोजन है तो बेंजाइल, 1 हाइड्रोजन है 2 वैलेंसी फ्री है तो बेंजल। लाइक हमने एग्जांपल आपको समझाया, इसके ऊपर CH रहने दीजिए, डबल बॉन्ड O लगा दीजिए दोनों वैलेंसी पे, दिस इज कॉल्ड बेंजल डिहाइड। अगर यहाँ पे तीनों वैलेंसी फ्री कर दिया आपने, 2 वैलेंसी पे मैंने डबल बॉन्ड और 1 वैलेंसी पे OH लगा दिया, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। इसी से मिलता जुलता होता है बेटा अराइल ग्रुप। क्या होता है, अराइल ग्रुप। अराइल ग्रुप में क्या समझाया था, सीधा एरोमेटिक रिंग से कुछ जोड़ दोगे, दिस इज कॉल्ड अराइल ग्रुप। लाइक अपने को अगर अराइल हलाइड बनाना है, अराइल हलाइड जिसको हम हेलोअरीन बोलते हैं, तो अराइल हलाइड कैसे समझाया है कि सिंपल बेंजीन के ऊपर कोई भी हेलोजन लगा देंगे, अराइल हलाइड बन जाएगा। तो ये कुछ कॉमन ग्रुप्स हैं जो मिलते हैं। अब इसके बाद जो नॉर्मल ग्रुप्स और मिलेंगे कॉमन ग्रुप्स के नाम से जो मिलेंगे, उसका नाम है जैसे मान लो आइसो ग्रुप। तो अगर आपके कार्बन चेन में सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग दिख रही है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसो ग्रुप। ध्यान रहे, इसमें आपका जो नाम है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। जैसे मान लो मैंने बताया कि चलो बनाओ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो पहले आइसो शब्द पे ध्यान दोगे तो CH3 CH3 बना दिया, एंड यू हैव टू यूज प्रोपाइल। प्रोपाइल मींस कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो ऑलरेडी इस ग्रुप में, आइसो ग्रुप में 3 कार्बन होते ही होते हैं, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, एंड जस्ट ऐड OH और इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बट अगर मैंने बोला चलो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बनाओ, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो कैसे ड्रॉ करोगे, आइसो पहले ड्रॉ करेंगे बेटा, दिस इज आइसो ग्रुप, एंड देन मेक इट ब्यूटाइल। कितने कार्बन हो चाहिए ब्यूटाइल में, 4, और यहाँ है कितने, 3, तो एक और कार्बन पहले ऐड करोगे, देन अल्कोहल ऐड करोगे। गलती से ये मत करना कि ये CH3 ऊपर लगा दिया और OH जस्ट वहां जोड़ दिया। आइसो में ये कैरेक्टरिस्टिक होना ही चाहिए और यहां से कार्बन चेन प्रोपोगेट करेगा, उसके बाद OH लगाओगे। इफ आई से ड्रॉ आइसोपेंटाइल अल्कोहल, मेक इट 5 कार्बन बाय एडिंग CH2 ग्रुप नेक्स्ट टू दिस CH2 कार्बन एंड देन ऐड अल्कोहल या OH ग्रुप। तो ऐसा नहीं करना है कि ऊपर नीचे ऐसे चेन प्रोपोगेट करना है, गलत हो जाएगा। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो तब भी दिया था कि इन केस ऑफ आइसोऑक्टेन, इन केस ऑफ आइसोऑक्टेन, दिस आइसो डज नॉट रिप्रेजेंट एनी प्रीफिक्स, डज नॉट रिप्रेजेंट एनी प्रीफिक्स। यहां पे आइसो शब्द का मतलब वो नहीं है जो यहां चल रहा है, समझ रहे हो, इसका नाम ही आइसोऑक्टेन है। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने क्या, कि वैसे हम अपने पिताजी का नाम संबोधित करने के लिए आगे श्री लगाते हैं, अब किसी के पिताजी का नाम ही श्री है, समझ रहे हो, तो वहां पे जो आगे श्री लगाओगे वो उस शब्द को रिप्रेजेंट नहीं करेगा जो हम इज्जत देने के लिए करते हैं। तो आइसोऑक्टेन इटसेल्फ अपने आप में ही एक नाम है जहां आइसो शब्द किसी कॉमन ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता। और आइसोऑक्टेन किसको बोलते हैं बेटा, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन को, इसको बोलते हैं आइसोऑक्टेन। ये आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर है। देन आइसो के बाद जो अपना नेक्स्ट ग्रुप आता है, दिस इज कॉल्ड नियो ग्रुप या टर्सरी ग्रुप। पहले बात करें टर्सरी ग्रुप, तो टर्सरी ग्रुप में क्या होता है, सिंपली 4 कार्बन होते हैं और यहाँ ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है, 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन जोड़ा है, 3 कार्बन से, तो 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बन है। जैसे अपने को बनाना हो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या बनाना है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, खाली यहाँ क्या लगा दीजिए, OH। ध्यान रहे, अगर आपने एक और कार्बन आगे प्लेस किया, इट विल फॉर्म नियो ग्रुप। व्हाट इज नियो, तो यहाँ पे सेम टर्सरी ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, एक और कार्बन यहाँ लगाओगे, दिस इज कॉल्ड नियो ग्रुप। मतलब आपसे कोई पूछे कि नियो का कॉमन नेम क्या है, नियो ग्रुप का कॉमन नेम क्या है, तो बोलना है कि नियो ग्रुप का कॉमन नेम नियो पेंटाइल है।
उसमें मिनिमम कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन। टर्सरी ग्रुप का कॉमन नेम क्या है? तो बोलना है टर्सरी ब्यूटाइल है, उसमें 4 कार्बन चाहिए, इसमें 5 कार्बन चाहिए, तो नियो ग्रुप बनेगा। जैसे आपने आइसो ग्रुप बनाया था, यहाँ पे CH2 CH3 की ब्रांचिंग करके, सेकेंड कार्बन ब्रांचिंग करके। अगर आपने सेकेंड कार्बन पे 2 कार्बन की ब्रांचिंग कर दी तो इसको हम क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी ग्रुप। या ऐसे समझ लो, इधर से थर्ड कार्बन ब्रांचिंग कर दी मिथाइल की, तो भी हम बोल सकते हैं सेकेंडरी ग्रुप। ऐसा ही बोल सकते हैं, देखो कि सेकेंड कार्बन पे मिथाइल लगाओगे तो आइसो बनेगा, और अगर थर्ड कार्बन पे मिथाइल लगाओगे तो सेकेंडरी बनेगा। ऐसा भी समझ सकते हो, इसी को जस्ट मैंने ऐसे उल्टा कर दिया। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रुप। तो ये सेकेंडरी ग्रुप होता है। इसके अलावा जो 2 और भी हमने इंपॉर्टेंट ग्रुप सीखा है, वो हमने हेलोअल्केन हेलोअरीन चैप्टर जब पढ़ रहे थे वहां सीखा है, और आप जानते हो फर्स्ट वन इज जेमिनल एंड सेकेंड वन इज विसिनल। तो अगर हमें जेमिनल और विसिनल बनाना है तो कैसे समझाया था कि अगर एक ही कार्बन पे दोनों वैलेंसी फ्री हो गया, दिस इज कॉल्ड जेमिनल ग्रुप। व्हाट इज दिस? जेमिनल ग्रुप। जैसे अगर मैंने ClCl लगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? जेमिनल डाइहलाइड। क्या नाम हो जाएगा? जेमिनल डाइहलाइड। और जेमिनल में जो कॉमन नेम हम यूज करते हैं दैट इज इडीन, अल्काइलिडीन। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 2 ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। और अगर विसिनल की बात करो बेटा, ये जेमिनल है, अगर आप विसिनल की बात करो तो इसमें एडजेसेंट कार्बन पे दोनों वैलेंसी फ्री होता है, लाइक दिस। तो अगर आपने ClCl यहां लगा दिया, इट विल फॉर्म अ विसिनल ग्रुप, और विसिनल को इथाइलिन बोलते हैं यहाँ पे, अल्काइलिन। इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो ये जेमिनल हो गया और ये विसिनल हो गया। और लास्ट में असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? CH3 डबल बॉन्ड O पे कोई वैलेंसी फ्री है तो इसको क्या बोलोगे? असाइल ग्रुप। लाइक फॉर्म या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ असाइल क्लोराइड, यहाँ क्या लगा देना है? Cl। अब ये कुछ ऐसे कॉमन नेम है जो हमें बार बार लिख लिख के ड्रॉ करना चाहिए, तो प्रोफिशिएंसी आती है और आगे के क्वेश्चंस पढ़ते समय थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है। लाइक टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, उस पे मिथेनॉल का अटैक हो रहा है, या एल्कोक्साइड का अटैक हो रहा है, मिथॉक्साइड का अटैक हो रहा है, तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो आप उसको आसानी समझ सकते हो कि टर्सरी ग्रुप ये है, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, यहां Br लगा दो, क्या बन जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये हो गया जो हम कॉमनली तैयार करते हैं कि जो जो हमें फंक्शंस, जो जो हमें टर्म्स पता होना चाहिए वो क्या क्या हैं इन बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसके बाद एक बार आपने जब थोड़ा बहुत कंपाउंड्स को देखना, लिखना, परखना सीख लिया, अब इसके बाद इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना स्टार्ट करते हैं? नाम। तो फिर शुरुआत होता है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि कैसे हम उनका नाम लिखते हैं। तो अब इसके बाद आता है हाउ टू राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर मैं बात करूं यहां पे नॉमेनक्लेचर का, तो बेटा 2 तरीके से नाम लिख सकते हैं। पहला मैंने समझाया था कि हाउ टू राइट कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम, कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम ऑफ बेसिकली कार्बन चेन, कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम। देखो जो आपने ग्रुप्स बनाया वो भी कॉमन नेम या डेराइव्ड नेम की कैटेगरी में आते हैं। बेंजाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल, विनाइल क्लोराइड, ये भी एक डेराइव्ड ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, और यहाँ कार्बन चेन के हिसाब से भी आप कॉमन नेम लिख सकते हो। अगर आपको कॉमन नेम लिखना है तो जो भी कार्बन चेन है उसका नाम लिखो, प्लस साथ में सफिक्स लगा दो इफ एनी, खासकर जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनका सफिक्स लगा देंगे तो कॉमन नेम बन जाएगा। जैसे अपने पास जो भी कार्बन है, चेन है, उसका नाम क्या लिखते हैं? तो मैंने समझाया था 1 कार्बन का नेम यूजुअली क्या होता है? फॉर्म। क्या होता है? फॉर्म। 2 कार्बन का नेम होता है एसेट। 3 कार्बन का कॉमन नेम होता है प्रोपियन या ट्रिवियल नेम प्रोपियन। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटायर। 5 कार्बन को बोलते हैं वैलर। 6 कार्बन को बोलते हैं कैप्रो। ये कुछ कॉमन नॉमेनक्लेचर है जो हमें समझना पड़ता है कार्बन चेन के हिसाब से। अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसका आप सफिक्स नेम क्या लिखोगे वो भी ध्यान रखना होगा। लाइक अगर अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हमें सफिक्स नेम लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? इक एसिड। अगर OH लगा है तो सीधा लिखते हैं अल्कोहल।
अगर अल्डिहाइड लगा है तो सीधा लिखते हैं अल्डिहाइड, अगर कीटोन लगा है तो हमें वहां पे ओन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? ओन। जैसे देखो एग्जांपल में, अगर मैंने बोला HCHO का नाम बताओ, तो इसी से नाम डिराइव होता है। एक ही कार्बन है तो नाम क्या होगा? फॉर्म। और कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड, तो नाम क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। CH3CHO नाम ले लिया, कितने कार्बन है? टू कार्बन का नाम एसेट, तो क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। अगर मैं ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, तो बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा? दो कार्बन है, एसेट। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोलते हैं? एक एसिड, तो नाम क्या हो जाता है? एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से हम कॉमन नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, और इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मान लो तुम्हें बोला गया ब्यूटाइल अल्कोहल बनाओ, क्या बनाओ? ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ब्यूटाइल अल्कोहल में सिंपली 4 कार्बन ड्रॉ करोगे, दिस विल ब्यूटाइल एंड दिस इज अल्कोहल। बस इस कॉमन नेम लिखते समय एक डिसएडवांटेज है कि आपको मालूम नहीं चलेगा इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं। इसमें आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इतना आइडिया आसानी से लग नहीं पाएगा, इसमें बस ये एक लिमिटेशन है। अब आते हैं जो अपना मेन नॉमेनक्लेचर है, क्या बोलते हैं उसको? IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो सेकंड है हाउ टू राइट IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो बेटा, अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है, तो बेसिकली हमें 4 पार्ट्स चाहिए होते हैं। कितने पार्ट्स चाहिए होते हैं? 4 पार्ट्स। IUPAC नेम लिखने के लिए यू हैव टू सेलेक्ट द कार्बन चेन, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस कार्बन चेन को हम नाम लिखते हैं रूट वर्ड। क्या बोलते हैं? रूट वर्ड। जैसे एक कार्बन है तो उसका रूट वर्ड नेम है, 2 कार्बन है उसका रूट वर्ड नेम है। सेलेक्ट करने के बाद आपको देखना पड़ता है क्या कहीं फंक्शनल ग्रुप है। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद रहता है, उस फंक्शनल ग्रुप का नाम हम हमेशा सफिक्स में लिखते हैं। तो कार्बन चेन और फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बन चेन अपना रूट वर्ड हो गया और फंक्शनल ग्रुप जो हुआ वो अपना सफिक्स हो गया। इसके अलावा भी अगर कुछ बच जाता है आफ्टर सेलेक्टिंग द कार्बन चेन एंड फंक्शनल ग्रुप, अगर कुछ बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। अब इन तीनों को मिला दोगे तो बन जाएगा IUPAC नेम। मैंने 4 इसलिए बोला कि जो सफिक्स शब्द मैंने यूज किया है उसमें 2 सफिक्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स 1, और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स, दैट इज सफिक्स 2। तो IUPAC नेम लिखने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए: प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स 1, एंड देन सेकेंडरी सफिक्स, सफिक्स 2। सफिक्स 1, सफिक्स 2, इन सब का मतलब क्या है? तो ध्यान दो, जो यहाँ पे सफिक्स 2 होगा, लास्ट में जो नेम लिखा जाएगा वो फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करेंगे। किसके लिए? फंक्शनल ग्रुप के लिए। कौन सा फंक्शनल ग्रुप और कौन सा सफिक्स, वो हमें याद करना पड़ता है। सफिक्स 1 होता है कि सिंगल बॉन्ड है तो हमें एन लिखना पड़ता है आफ्टर रूट वर्ड, डबल बॉन्ड है तो इन लिखना पड़ता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखना पड़ता है। मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का जब नाम लिखते हैं एन, इन या आइन, वो सफिक्स 1 के अंदर आता है। तो सफिक्स 2 टाइप के हैं, सफिक्स 1 और सफिक्स 2। जैसे ही रूट वर्ड मतलब जैसे ही आपने कार्बन चेन का नेम लिख लिया, उस कार्बन चेन का नेम लिखने के बाद एन लगाना है, इन लगाना है या आइन लगाना है, तो सफिक्स 1 की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको लिख दोगे तो बन जाएगा सफिक्स 2। तो इस प्रकार से हमें कोई भी IUPAC नेम लिखने के लिए उस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 चीजों को ऑब्जर्व करना है। व्हाट इज कार्बन चेन, व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स, व्हाट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उसका नाम क्या लिखेंगे, एंड फोर्थ वन इज क्या वहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, दैट इज कॉल्ड सफिक्स 2। तो इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? IUPAC नेम। तो इसमें एक एक टर्म को अगर मैं समझाऊं तो सबसे पहले क्या बात करते हैं हम? रूट वर्ड। ध्यान देना, सबसे पहले बात करते हैं रूट वर्ड। तो बेसिकली रूट वर्ड रिप्रेजेंट करता है कार्बन चेन को। एंड जो बात हमें ध्यान रखना है, एज फॉर एज पॉसिबल वी हैव टू सेलेक्ट द longest carbon chain during IUPAC naming। IUPAC नॉमेनक्लेचर के दौरान हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। और ये बात अभी तो क्या ही लिखूं, एक कार्बन क्या बोलते हैं? मेथ, 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेग्स, 7 कार्बन को हेप्ट, गलती से सेप्ट मत लिखना,
8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नन, 10 कार्बन को डेक, 11 कार्बन को अनडेक, 12 कार्बन को दो डेक, 20 कार्बन को आईकॉस। ये हमने कुछ लिखा था, 12 to 13 में सब कुछ समझ जाएगा, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये हो गया रूट वर्ड का नेम कैसे लिखेंगे। रूट वर्ड सेलेक्ट करने के बाद हमें सेलेक्ट करना पड़ता है प्रीफिक्स, हमें सेलेक्ट करना पड़ता है प्रीफिक्स। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, वट एवर इज लेफ्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द कार्बन चेन एंड फंक्शनल ग्रुप is called prefix. Whatever is left after selecting the carbon chain and functional group is called prefix. अब हमें ध्यान का रखना है, prefixes are always written, prefixes are always written alphabetically along with their position, along with their numerical position. जब भी आप लिखोगे प्रीफिक्सेस के नाम, अगर मान लो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा प्रीफिक्स हैं, तो जब भी आप प्रीफिक्स का नाम लिखोगे, काउंट भले ही कैसे करो, उसका नाम लिखते समय बस दो ही चीज ध्यान देना है, क्या कि जब लिख रहे हो तो अल्फाबेटिकली लिखो, उसका नंबर जरूर लिखो। जैसे मान लो कि अपना कार्बन चेन है और यहाँ समथिंग एक नंबर पे मिथाइल आ गया, CH3 आ गया, तो इस प्रीफिक्स का क्या नाम लिखते हैं, ए पे मिथाइल। क्या लिखेंगे हम ऐसे प्रीफिक्स, ए पे मिथाइल। अगर मान लो कोई पोजीशन है जहां ऊपर मिथाइल आ गया, नीचे मिथाइल आ गया, तो क्या लिखेंगे, बी कॉमा बी डाइमिथाइल, बी कॉमा बी डाइमिथाइल। अगर Cl आ गया तो हम C पे, मान लो Cl तो क्या लिखेंगे, C पे क्लोरो। अगर मान लो CH2 फिर Cl आ गया तो क्या लिखेंगे, अगर CH2 के साथ Cl है तो क्या बोलेंगे, क्लोरोमिथाइल। डी पे क्या लिखेंगे, बोलो, क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल ऐसा लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई साइक्लिक ग्रुप जुड़ा है लाइक दिस, तो इसका नाम क्या होगा, बोलो, साइक्लोप्रोपाइल। क्या लिखेंगे, बोलिए, साइक्लोप्रोपाइल। अगर मान लीजिए कि साइक्लोप्रोपाइल ही जुड़ा है, देखो ध्यान से इधर, और यहां डबल बॉन्ड आ गया, तो यहां पे ये नीचे जाओगे तो 1 होगा, 1 पे डबल बॉन्ड है, इसका नाम क्या लिखोगे, प्रीफिक्स में F पे क्या जुड़ा है, साइक्लोप्रोपिनाइल। क्या लिखोगे, साइक्लोप्रोपिनाइल। और अगर मान लो कि यही सेम आया और यहां इधर आ गया, दिस इज 1, दिस इज 2, तो हम लिखेंगे कि यहाँ G पे जुड़ा है साइक्लोप्रोप 2 इनाइल। तो यहाँ डबल बॉन्ड जब प्रीफिक्स की तरह लिखा जाता है रिंग में, तो इनाइल शब्द का यूज करते हैं, प्रोप 1 इनाइल, प्रोप 2 इनाइल, इसका ध्यान देना है। अगर मान लो बेंजीन रिंग जुड़ा है, तो बेंजीन रिंग को यहाँ पे हम फिनाइल नाम से बुलाते हैं, इसका प्रीफिक्स नेम है फिनाइल। तो अगर बेंजीन रिंग को कहीं प्रीफिक्स यूज करना पड़ा तो हमें फिनाइल लिखना पड़ता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आइसो ग्रुप जुड़ा है लाइक दिस, आइसो ग्रुप, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ जुड़ा है आई पे आइसोप्रोपाइल। क्या जुड़ा है, आइसोप्रोपाइल। या इसका दूसरा नाम समझाया था कि अगर आप नीचे जाओगे तो ये देखो, इधर देखो, इस कार्बन पे एक तरफ क्या जुड़ा है, मिथाइल, और फिर बचे हुए दो कार्बन क्या, इथाइल। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि आई पे 1 पे मिथाइल इथाइल है, आई के फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल इथाइल जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। और भी दो मैंने इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स आपके सामने लिखे थे कि व्हेनेवर, ये दो प्रीफिक्स आपके सामने लिखे थे कि COCH3 आपको प्रीफिक्स चूज करना पड़े, जो कि अपना असाइल ग्रुप था अभी, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, एसिटाइल। क्या नाम देते हैं, एसिटाइल। ध्यान देना इसका, ये मिलेगा जरूर अगर अच्छा सवाल बना। और अगर OCOCH3 लिखा है तो इसको हम नाम देते हैं एसिटॉक्सी। क्या नाम देते हैं, एसिटॉक्सी। तो धीरे से शुरू हुआ है और बहुत दूर तक गया है ना, शुरुआत में। हाँ ठीक है, ये तो आप पता ही है क्यों लिख रहे हो, यही मेरे और तुम्हारे में डिफरेंस है कि ये मान के नहीं चल सकता कि तुम्हें ये आता है तो वही रिवाइज कराएं जो नहीं आता है, क्योंकि मुझे पता है टाइम कोई ऐसा मिल जाता है क्वेश्चन पेपर के दौरान कि जो आता है वो भी नहीं आता, जो नहीं आता वो तो नहीं ही आता है। तो उस समय फिर हम कौन सी सिचुएशन में आ जाएंगे कि नंबर कम हो गए। इसलिए जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा ढंग से रिवाइज कर लें कि अपने सामने अगर कोई भी प्रीफिक्स मिलेगा, खासकर ये दोनों आपके सामने मैं लिख दिए हैं, ये भी अपने यूज में काफी आएगा, तो इसका भी हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। बेंजीन हम बार बार भूल जाते हैं अपने को, जैसे मैं फिनाइल बोलता हूं तो मैं फिनॉल याद आता है कि बेंजीन के ऊपर OH नहीं होता है फिनाइल, वो फिनॉल होता है, और ये क्या है, फिनाइल है, दोनों में अंतर है। तो ये कुछ प्रीफिक्स नेम है,
ये कुछ स्पेशल प्रीफिक्स नेम है जो आपको लिखना होगा। दिस इज एसिटाइल, इसी में अगर ऊपर ओ लगा दोगे दैट इज कॉल्ड एसिटॉक्सी या इथिनॉइलॉक्सी, है ना, एसिटॉक्सी या इथेनाइलॉक्सी, ये भी हम नाम लिख सकते हैं। तो खैर एसिटॉक्सी ज्यादातर यूज आता है। तो ये हमने दो चीजें सीख ली, रूट वर्ड क्या है और प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं। इसको तो क्या ही सीखना है, बता दिया। अगर सिंगल बॉन्ड आएगा तो एन, डबल इन और ट्रिपल आएगा तो आइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो क्या है अपना फंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे लिखेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप आया तो उसका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करनी है, तो चलो वो भी समझ लेते हैं। तो बेटा अगर अपने को फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है तो फंक्शनल ग्रुप को ध्यान से सुनना, मैं जो समझाने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। फंक्शनल ग्रुप में दो टाइप का कैटेगराइजेशन है। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका नाम हमें लास्ट में लिखना है सफिक्स टू की तरह। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हमें फंक्शनल ग्रुप मानना ही नहीं, बोले तो उनको हमें ट्रीट भी कैसे करना है, प्रीफिक्स की तरह, और लिखना भी किसकी तरह है, प्रीफिक्स की तरह। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। कुछ ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका नाम हमें सफिक्स में यूज करना है, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी हैं जिनका नाम हमें प्रीफिक्स की तरह यूज करना पड़ता है। सेकेंड, फंक्शनल ग्रुप जो प्रीफिक्स की तरह नहीं है, सफिक्स वाले आ जाओ, उनको तो अभी हटा दिया। जो प्रीफिक्स वाले हैं वो ऐसे ही नॉर्मल प्रीफिक्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। अब बाकी जो फंक्शनल ग्रुप बचे जो अपने लिए सफिक्स की तरह यूज हो रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप विल बी रिटन एज सफिक्स टू अगर उनका क्लासिफिकेशन 1 में आता है। क्लासिफिकेशन 2 वाले मैंने समझाया ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हमें फंक्शनल ग्रुप मानने का ही नहीं है, ट्रीट भी करना है प्रीफिक्स की तरह और लिखना भी प्रीफिक्स की तरह है। अब आ जाते हैं जो सफिक्स 2 की तरह लिखे जाते हैं। सफिक्स 2 की तरह जो लिखे जाएंगे फंक्शनल ग्रुप, वो अपने लिए वीआईपी लोग हैं। कैसे लोग हैं, वीआईपी लोग। बोले तो काउंटिंग जब स्टार्ट करेंगे तो एज फॉर एज पॉसिबल उनको मिनिमम लोकेंट देना है। क्या देना है, मिनिमम लोकेंट। जैसे मान लो आप यहां से काउंट कर रहे हो तो आपको यहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेटा, कुछ लोग ऐसा समझ जाते हैं कि सर ये लो मिनिमम हो गया। मैंने बोला एज फॉर एज पॉसिबल हमें मिनिमम लोकेंट देना है, ये नहीं बोला कि फर्स्ट लोकेंट देना है, क्योंकि वो तो चलता ही रहेगा कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं तुमने कार्बन ही छोटा कर दिया, हमें पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। हाँ, ऐसा जरूर होता कि मान लो कि कुछ अलग तरीके से OH प्रेजेंट होता, यहाँ पे OH होता और ये चेन ऐसा चलता, तो हमें यहीं से 1 स्टार्ट करना पड़ता, क्योंकि ये अपने चेन में ऐसे आएगा। तो अगर फंक्शनल ग्रुप मिला, फिर से पहला दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप, कुछ लोग सफिक्स की तरह लिखे जाते हैं, कुछ लोग प्रीफिक्स की तरह ही लिखे जाते हैं। जो सफिक्स की तरह लिखे जाते हैं अगर वो प्रेजेंट हैं तो अपने लिए कैसे लोग हैं, वीआईपी। काउंटिंग उन्हीं को देखते हुए स्टार्ट करना है, उनको मिनिमम पोजीशन देना है। और थर्ड पॉइंट, अगर दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी देखना पड़ेगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा वही अपने लिए सफिक्स 2 की तरह लिखा जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, प्रीफिक्स की तरह। मतलब इन शॉर्ट सबसे इंपॉर्टेंट बॉटम लाइन ये है, अगर दो फंक्शनल ग्रुप आया दोनों का नाम सफिक्स में मत ठोक देना, सिर्फ एक ही किसकी तरह लिखा जाएगा, सफिक्स 2 की तरह, और जिसकी प्रायोरिटी कम है वो किसकी तरह होगा, प्रीफिक्स की तरह होगा। ये ध्यान रखना है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर कौन बताएगा, मतलब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे अभी बात कर लेते हैं सफिक्स 2 क्या होता है, बोले तो फंक्शनल ग्रुप्स कैसे लिखते हैं। और यहां पे जो लिखने जा रहा हूं दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले अपना फंक्शनल ग्रुप आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका सफिक्स 2 नेम हम क्या लिखते हैं, इधर लिखूंगा सफिक्स 2 नेम, इधर लिखूंगा प्रीफिक्स नेम। इसका सफिक्स 2 नेम हम लिखेंगे ओइक एसिड और प्रीफिक्स नेम लिखेंगे कार्बोक्सी। क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी। इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो है सल्फोनिक एसिड। कौन है, सल्फोनिक एसिड। तो इसका सफिक्स 2 नेम सल्फोनिक एसिड ही लिखा जाता है, सल्फोनिक एसिड ही लिखा जाता है। ये सफिक्स 2 की बात चल रही है, ये सफिक्स 2 नेम है, ये प्रीफिक्स नेम है। जो लेफ्ट एरो है वो सफिक्स 2 नेम है,
जो राइट एरो है वो प्रीफिक्स नेम है, तो इसका प्रीफिक्स नेम अगर कहीं यूज करना पड़ा तो सल्फोनो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सल्फोनो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एसिड एनहाइड्राइड, जिसमें कुछ ऐसा स्केलेटन दिखेगा, ये एसिड एनहाइड्राइड। तो इसका आप सफिक्स नेम अगर लिखने जाओगे तो एसिड एनहाइड्राइड ही कहलाता है, और अगर प्रीफिक्स नेम लिखने जाओगे, सॉरी, सफिक्स नेम ओइक एनहाइड्राइड कहलाता है, और प्रीफिक्स नेम लिखोगे तो एसिड एनहाइड्राइड कहलाता है। इसके बाद आता है एस्टर। एस्टर, तो एस्टर तुम्हारा होगा, अभी बनाया था C डबल बॉन्ड O R, इधर भी R ग्रुप, इधर भी R ग्रुप, कार्बन चेन चलता है। और इसका सफिक्स टू नेम हम लिखते हैं O8 और प्रीफिक्स नेम लिखते हैं एल्कॉक्सी कार्बोनिल। क्या लिखते हैं? एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ये वाला पार्ट एल्कॉक्सी और ये वाला पार्ट कार्बोनिल। एस्टर के बाद आता है अपना एसिड हलाइड। C डबल बॉन्ड O के एक तरफ कार्बन चेन चलेगा और एक तरफ हेलोजन होगा। एसिड हलाइड का जो हम नाम लिखते हैं वो होता है ऑयल हलाइड, सफिक्स नेम ऑयल हलाइड, और प्रीफिक्स नेम जब लिखेंगे तो हेलो फॉर्मिल होगा। क्या होगा? हेलो फॉर्मिल। ये जो हेलो शब्द है वो इससे रिप्रेजेंट होगा। अगर मान लो क्लोरीन है, दिस इज कॉल्ड ऑयल क्लोराइड, प्रीफिक्स की तरह क्लोरोफॉर्मिल। ऐसा नहीं हर जगह हेलो हेलो करते रहना है। अगर Br होगा तो नाम होगा ऑयल ब्रोमाइड, और अगर प्रीफिक्स होगा तो क्या नाम लिखोगे? ब्रोमोफॉर्मिल। क्लियर? इसके बाद लास्ट में आता है इसके बाद इसका एसिड अमाइड। ये एसिड हलाइड है और ये एसिड अमाइड है। एसिड अमाइड, एसिड अमाइड का सफिक्स टू नेम हम लिखते हैं अमाइड और प्रीफिक्स नेम हम लिखते हैं अमीडो। क्या लिखते हैं? अमीडो। देन उसके बाद से आते हैं साइनाइड वाले, CN साइनाइड, जिसमें CN होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। इनका IUPAC नेम अगर लिखना होगा तो नाइट्राइल लिखेंगे, नाइट्राइल, और अगर प्रीफिक्स की तरह लिखना पड़े तो साइनो लिखते हैं। फिर आता है NC आइसोसाइनाइड, इनका सफिक्स नेम लिखते हैं आइसोनाइट्राइल और इधर लिखते हैं आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। इसके बाद आता है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड वाले लोग, तो जब अल्डिहाइड मिलेगा इसका कभी भी अपने को सफिक्स नेम लिखना होगा तो अल लिखेंगे और प्रीफिक्स नेम लिखना होगा तो एल्डो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल्डो, या फॉर्मिल लिखेंगे, फॉर्मिल। एनसीईआरटी में कहीं कहीं इसको भी ऑक्सो के तरीके से प्रयोग किया गया है, वो भी देख लेना। इसको भी एनसीईआरटी में कहीं कहीं ऑक्सो की तरह प्रयोग किया गया है। देन आता है कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन में ध्यान रहे, अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है। कीटोन का सफिक्स टू नेम लिखेंगे तो ओन आएगा, और अगर प्रीफिक्स नेम लिखना पड़े तो ऑक्सो लिख सकते हैं या कीटो लिख सकते हैं। देन आता है अल्कोहल। अल्कोहल की बात करें तो ROH होगा, इसका सफिक्स टू नेम ऑल होता है, और प्रीफिक्स नेम की बात करें तो हाइड्रोक्सी होता है, हाइड्रोक्सी। फिर आता है थायो अल्कोहल, जहां OH की जगह SH होता है, थायो अल्कोहल। इसका नाम थायोल लिखते हैं और इधर लिखना होगा तो मरकैप्टो लिखते हैं, मरकैप्टो। इसके बाद आता है अमाइन। अमाइन जो अपना RNH2 था, इसका सफिक्स टू नेम अमाइन लिखते हैं और प्रीफिक्स नेम अगर लिखना पड़े तो अमीनो लिखते हैं। और यहां तक के जितने भी लोग हैं यही अपने सफिक्स टू की कैटेगरी में आते हैं। किसी कैटेगरी में? सफिक्स टू की कैटेगरी में आते हैं। ये जो हमने अभी इनको बनाया। इसके बाद आता है अल्कीन। फिर आता है अल्काइन, फिर आता है नाइट्रो, फिर आता है हेलोजन। मतलब इसमें बीच में एक्चुअली अगर बात करें तो अल्कीन अल्काइन के बाद ईथर भी हम रख सकते हैं, ईथर, ROR। फिर साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर जो रिंग में ईथर प्रेजेंट होता है। इसके बाद से नाइट्रो ग्रुप, देन हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, एंड लास्ट में आता है फिनाइल ग्रुप। फिनाइल, फिनाइल का मतलब वही बेंजीन रिंग, या इसी को C6H5 बोलो, इसी को PH बोलो, या इसी को 5 बोलो, इसी को 5 बोलो। यहां पे मैं क्लियरली मेंशन करने जा रहा हूं इन लोगों के लिए जो हमने लिखा है, दे आर कंसीडर्ड एंड रिटन एज प्रीफिक्स। जो रूल प्रीफिक्स पे लगता है वही रूल इनके पे ऊपर भी लगेगा। दे आर कंसीडर्ड एंड रिटन एज प्रीफिक्स।
फिर इसके बाद हमने कैटेगराइजेशन किया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कार्बन चेन हमें काउंट करना है, जिनका कार्बन हमें अपने IUPAC कार्बन चेन में काउंट करना है। इनके ऊपर हमने नाम लिखा था डी डी डी, और अपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने समझा था कि डी का मतलब होता है डॉन ग्रुप। डी का मतलब क्या समझा था? डॉन ग्रुप। डॉन ग्रुप का मतलब क्या है? देयर कार्बन एटम विल बी काउंटेड इन द कार्बन चेन व्हाइल नेमिंग। जब भी हम नाम लिखेंगे तो उनका भी कार्बन हमें कार्बन चेन में काउंट करना है, उनका भी कार्बन हमें कार्बन चेन में काउंट करना है जब भी हम नाम लिखेंगे। तो अगर दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप मिले तो ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हम प्रीफिक्स की तरह ही कंसिडर करेंगे। जब इधर मिलेंगे तो इनका सफिक्स नेम भी हो सकता है और प्रीफिक्स नेम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि उनकी प्रायोरिटी ज्यादा है कि नहीं। इंपॉर्टेंट बात, अगर दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वही अपने कार्बन चेन में सफिक्स की तरह लिखा जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी कम है वो हमेशा प्रीफिक्स की तरह लिखा जाएगा। जैसे मान लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड आया, सल्फोनिक एसिड आया और अल्डिहाइड आया, तो अल्डिहाइड का नेम हम प्रीफिक्स की तरह आगे लिखेंगे एल्डो, इसका नाम प्रीफिक्स की तरह आगे लिखेंगे सल्फोनो, और इसका नाम ही हमें पीछे लिखना पड़ेगा ओइक एसिड सफिक्स 2 की तरह। तो ये हमें समझ में आ गया। अब मैं चौथा पॉइंट ऐड करने जा रहा हूं जिसको इधर ढंग से बिठा लेना। अगर तुमसे गलती होगा यूपीएससी में, सिर्फ इसी पॉइंट पे गलत होगा। पहला पॉइंट फिर से रिकॉल करा दो मेरे को। अगर दो फंक्शनल ग्रुप आए, मतलब दो टाइप के है, तो पहला टाइप ये होगा जिसको प्रीफिक्स की तरह ही लेना है, उनको कंसिडर भी वैसे ही करना है, नाम भी वैसे लिखना है। दूसरे जिसको हमें सफिक्स में लिखना है, सफिक्स 2 में लिखना है, तो हम कोशिश करेंगे अपने कार्बन चेन की काउंटिंग के दौरान वो जल्द से जल्द मिले, उनका लोकेंट मिनिमम देना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब अपने को एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिले, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिले, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है सिर्फ वही अपने लिए फंक्शनल ग्रुप है, मतलब उसी का नाम सफिक्स 2 की तरह लिखना है, दूसरे का नाम लिखना ही नहीं है, वो प्रीफिक्स की तरह होगा, वो सफिक्स 2 की तरह नहीं होगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहा हूं, अगर अपने कार्बन चेन में दो डॉन ग्रुप आए, कितने डॉन ग्रुप? दो। जो कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप है वो दो आए, सिर्फ एक को ही कार्बन चेन में काउंट करना है, दूसरे को कार्बन चेन में काउंट ही नहीं करना है। हम यूजुअली इसको प्रीफिक्स तो लिखते हैं जो जिसकी प्रायोरिटी कम है, लेकिन उसको काउंट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊं, अगर मैं पूछूंगा कि लो COOH है, CH2 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 CHO, तुम इसको कैसे देखते हो, काउंटिंग कहां स्टार्ट करोगे? तो कितने फंक्शनल ग्रुप हैं बेटा? दो, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्डिहाइड। अब मैं पूछूं कि किसको तुम फंक्शनल ग्रुप की तरह लेना चाहते हो, तो कार्बोक्सिलिक को। कौन प्रीफिक्स हो गया? अल्डिहाइड। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 ये नहीं काउंट करना है, इसका कार्बन चेन में लेना ही नहीं है, तो सीधा 4 पे प्रीफिक्स जुड़ा है। 4 पे कौन सा प्रीफिक्स जुड़ा है? एल्डो। तो 4 पे एल्डो हो गया, फिर ये नाम लिखना है। ऐसा नहीं कि 5 पे एल्डो हो गया। और ये हम करेंगे, ये डेफिनेटली हमसे गलती होगा और मैं ही करवाऊंगा, तो मैं बोल दे रहा हूं, तो उम्मीद करना कि गलती तुम ना करो। जब भी दो डॉन ग्रुप मिले जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, सिर्फ वही डॉन ग्रुप अपने कार्बन चेन में लेना है और लिखना है सफिक्स की तरह। जो डॉन ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी कम है वो कार्बन चेन में लेना ही नहीं है, प्रीफिक्स की तरह तो लिखना ही लिखना है। क्लियर? तो ये हो गया कैसे हम IUPAC नेमिंग लिखेंगे। और IUPAC नेमिंग जब हमने समझ लिया कि ठीक है ये चार चीजें चाहिए लिखने के लिए, तो अब हम लिखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं IUPAC नेम। अब इतने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, सबको मैं एक साथ मिक्स नहीं कर सकता, तो हमने केसेस वाइज सीखे थे सबके, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा, आप उसका आंसर करेंगे। तो सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं कि IUPAC नेम लिखने चलें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, ध्यान से देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बारे में बोल रहा हूं, प्रीफिक्स के बारे में। पहला, जल्दी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? जल्दी मिलना चाहिए, मतलब इनको मिनिमम लोकेंट देना है।
मिनिमम लोकेंट देना है, जल्दी मिलना चाहिए। दूसरा ध्यान रखना है, जो ज्यादा मिलना चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी मिलना चाहिए। लाइक अगर मान लो कि एक ही प्रीफिक्स है, यहां से काउंट करने पे 2 मिल रहा है, यहां से काउंट करने पे 3 मिल रहा है, तो आपको 2 की तरफ से लेना है। लेकिन मान लो 2-3 प्रीफिक्स आ जाए, 2-3 प्रीफिक्स आ जाए, तो आपको वहां से काउंट करना है जहां से वो जल्दी जल्दी मिले। मान लो आपने इधर से काउंट किया, लेफ्ट से 2 पे मिला, 3 पे मिला, 4 पे मिला, और यही सेम कंपाउंड में आपने इधर से काउंट किया तो 2 पे मिला, 4 पे मिला और 6 पे मिला, तो ये वाला सही है, ये गलत है। इसी को टेक्निकल भाषा में हम क्या बोलते हैं, मिनिमम सम रूल। क्या बोलते हैं, मिनिमम सम रूल। मतलब यहां पर मैं लिखूंगा प्रीफिक्स जल्दी जल्दी मिलने चाहिए, प्रीफिक्स जल्दी जल्दी मिलने चाहिए। मिनिमम सम रूल का मतलब देखो, अगर 2 + 3 + 4 करते हो कम आएगा, 2 + 4 + 6 करते हो ज्यादा आएगा। इसको इतना मिनिमम सम रूल को दिमाग में घूमना नहीं है, सीधा सीधा प्रीफिक्स जल्दी मिलना चाहिए, जल्दी जल्दी मिलना चाहिए और ज्यादा मिलना ही चाहिए। तो प्रीफिक्स के बारे में, प्रीफिक्स जल्दी जल्दी मिलना चाहिए और ज्यादा मिलना चाहिए। अगर मान लो कि 2 प्रीफिक्स मिले, इन केस ऑफ 2 डिफरेंट प्रीफिक्स एट सेम पोजीशन, अगर 2 प्रीफिक्स मिले लेकिन पोजीशन दोनों का सेम है, मान लो यहां से मिल रहा है मिथाइल 2 नंबर पे, यहां से मिल रहा है इथाइल 2 नंबर पे, तो फिर कौन सा लोगे, इधर से भी जल्दी है, इधर से भी जल्दी है, तो इस केस में हम क्या फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज फॉलोड। और लास्ट में नेम लिखते समय, नेम ऑफ प्रीफिक्स शुड बी रिटन अल्फाबेटिकली, नेम ऑफ प्रीफिक्स शुड बी रिटन अल्फाबेटिकली। इन चीजों का ध्यान रखना है। तो प्रीफिक्स के बारे में हमेशा कंफ्यूजन होता है, जब जल्दी गिनते हैं तो लिख नहीं पाते, लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल नहीं लिख पाते, और हमें जो कार्बन चेन दिखता है वो लॉन्गर होता ही नहीं है। हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब क्या समझता है, जो यूं मिले। मैं लॉन्गेस्ट बोला, स्ट्रेट नहीं, जो ऐसे आएगा वो सही होगा।